नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में चुनावी रण सज चुका है, मोहरे अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उन पर काम किया जा रहा है। दो गठबंधन बिहार में आमने सामने, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। बहुत सारे विश्लेषकों का कहना था कि अब से पहले कहा जा सकता था कि महागठबंधन को क्लियर एज था, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके से महागठबंधन में काम हुआ है, तकरार बढ़ी है, उसके बाद अब सीधा सीधा ये एज एनडीए के पास है। कांटे का मुकाबला बिहार में अब नहीं रहा है। ऐसे में एक फैक्टर निकल कर आया बिहार में, तेज प्रताप यादव। उस विषय पर आज बात करेंगे कि आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप यादव क्या अपना राजनीतिक भविष्य चमका पाएंगे या फिर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। आज का विषय है तेज प्रताप यादव। मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता है। सर, बहुत स्वागत आपका। तेज प्रताप यादव लगातार कई इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, गीता पर हाथ रखकर कसम खा रहे हैं वापस आरजेडी में नहीं जाऊंगा। अपनी सीट पर, उनकी सीट पर लोग वाकई में उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे, जैसे मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात है, वो उन्होंने बनवाया है। तो ऐसे में कितना नुकसान वो आरजेडी को पहुंचा पाएंगे? अभिषेक जी, मुझे लगता है तेज प्रताप यादव का दो रूप मैंने देखा है। एक कुछ महीनों पहले तक जब वो राजद में थे, जब वो परिवार के साथ थे, जब वो राजद की बात करते थे, और एक प्रकार से मैं सही कहूं तो पिछले कुछ वर्षों में जब उनके वीडियोस देखता था, बयान देखता था, तो एक बहुत हल्कापन मुझे लगता था। एक जो फ्रिवलस एटीट्यूड बोलते हैं, हल्की चीजों पे बातें करना, गंभीर मुद्दों को ऐसे ही टाल जाना, वो वाला मैंने इमेज देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा झटका जरूर लगता है जिससे उसमें बहुत 180 डिग्री परिवर्तन आता है, और वो मुझे तेज प्रताप यादव में दिखा है। इस व्यक्ति को जो भी झटका लगा, जो भी इनका पारिवारिक कलह हुआ, उसके बाद जो भी इनको पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और जिस प्रकार से निकाला गया, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है उसने एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, और उसके बाद से एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर मैं अभी भी नहीं मानूंगा कि वो एक बहुत मंची हुए पॉलिटिशियन, बहुत गंभीर और बहुत अकम्पलिश्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन कम से कम जो अब बातें कर रहे हैं, अब जो उनकी बातों में आप गंभीरता देखिएगा, वो बहुत अलग है। अब जो किसी विषय पर बहुत बेबाकी से बोलना, इस पे नहीं जाना कि मैं किस जाति से आता हूं, मैं किस पार्टी से आता हूं, बल्कि मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बोल रहा हूं, वो उस प्रकार के बयान देना, कुछ कुछ चीजों में बहुत सही मुद्दों को उठाना। इनफैक्ट जैसे एसआईआर वाला जब पूरा कांग्रेस और राजद का पूरी रैली चल रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कुछ नहीं है, अगर होता तो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस जीतती क्या इतने सारे राज्यों में। तो मुझे लगता है कि एक तेज प्रताप यादव का वर्जन 2.0 है। कितना वोट में कन्वर्ट करेगा अभिषेक जी, मैं अभी भी डाउटफुल हूं, क्योंकि एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है, कोई संगठन नहीं है, कोई इनका प्रूवन एक्सपीरियंस नहीं है जिसको जनता देख के कहे कि तेज प्रताप यादव ने बहुत पिछले सरकार में या पिछले टर्म्स में बहुत अच्छा काम किया है। जब थे भी तो पार्टी के साथ थे, तो पार्टी और परिवार के जितने गुनाह है उसमें एक तरह से उनको भागीदार समझा जाता है। तो मुझे लगता है उस इमेज से बाहर निकलने की जरूरत होगी। शायद इस चुनाव में थोड़ा बहुत तो 1-2 सीटों पे इंपैक्ट कर पाए, बट उससे बहुत ज्यादा पूरे बिहार में इंपैक्ट दिखना मुझे मुश्किल लगता है अभिषेक जी। अपनी सीट बचा पाएंगे? फिर से थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं। एक सिंपैथी की वेव तो चली है उनके क्षेत्र में भी, और मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग जो राजद के कट्टर विरोधी हैं या लालू प्रसाद के यादव के कट्टर विरोधी हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ हम हैं। एक प्रकार से वो मासूमियत दिख रही है और सच्चाई दिख रही है। तो सिंपैथी वेव है अभिषेक जी, लेकिन फिर भी क्लियर कट एज दे देना और कह देना कि अपनी सीट निकाल ही लेंगे, टू अर्ली टू कॉल दैट। नहीं, लालू यादव को तो साथ लेकर चल रहे हैं भाई पर, भले ही जो है बहुत तीखी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई के खिलाफ जरूर है, लेकिन पिता को अपने बयानों में साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, पिता को भी कितना साथ लेके चल रहे हैं इस पे डाउट है, क्योंकि आप देखिए जब उन्होंने अपना जो पार्टी है वो लॉन्च किया तो पिता माता के फोटोज नहीं रखे, उसको जस्टिफाई किया कि वो दूसरी पार्टी में है। जब वो नामांकन करने गए, चुनाव प्रचार में निकले, तो अपनी दादी का फोटो लेके निकले। पिता पर वो ऑफकोर्स सधी हुई बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि पिता है उनके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा खुश हैं वो। उनका जो रोल रहा है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि अगर पार्टी से निकाले गए अभिषेक जी, मैं मानता हूं कि वो तेजस्वी का कॉल होगा, लेकिन उस पर फाइनल मुहर लालू जी ने ही लगाई, तभी वो एक्चुअल ग्राउंड पे आया। तो मुझे मतलब मौन सहमति लालू यादव की रही, तभी उन्हें, भले ही मौन सहमति रही हो लेकिन सहमति रही। ठीक है, बिल्कुल सहमति रही है। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था तेज प्रताप यादव का, जिसमें उनका कहना है कि आरजेडी क्या कर पाएगी इस चुनाव में। कांग्रेस का तो बंटाधार है, कांग्रेस तो सन्नाट मतलब शून्य है वहां बिहार में, और आरजेडी भी कितना कर पाएगी, क्योंकि ज्यादातर पार्टी तो टूटकर इधर आ गई। मतलब ये जो इन्हों की पार्टी है जनशक्ति जनता दल,
इसमें आ गई, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं अभिषेक जी, इसको इससे मैं वाकिफ नहीं रखता हूं, क्योंकि आरजेडी से कुछ नेता भले ही चले गए होंगे उनके साथ, लेकिन बहुत बड़ा आरजेडी में टूट हो गया और उनके साथ चले गए, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। देखिए, आरजेडी का जो कैडर है, आरजेडी के जो नेता हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत क्लियर सिग्नलिंग है लालू जी की तरफ से कि इस पार्टी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तेजस्वी को। और ये आज से सिग्नलिंग नहीं है अभिषेक जी, ये 2015 से सिग्नलिंग है। जब तेज प्रताप साथ भी थे तो बस ये था कि तेज प्रताप जूनियर रहेंगे, तेजस्वी इस पार्टी को लीड करेंगे, वही सर्वे सर्वा रहेंगे। तो क्लियर सिग्नलिंग जब नीचे तक जा चुकी होती है तो इस तरह की पार्टियों में, जो खास करके एक परिवार विशेष की पार्टी होती है, जो कैडर होते हैं, नेता होते हैं, वो जो एकमात्र नेता होते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। बहुत मुश्किल होती है इस प्रकार से पार्टी तोड़ पाना। वो तब होगी जब उनका पर्सनल बहुत ज्यादा एक तरह से उस पार्टी में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, पर्सनल बहुत सारे नेता हो, जो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक संभव है। ठीक है, अच्छा, मुझे अगर गलत होगा तो मुझे सही करिएगा। कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें 12,000, मात्र 12,000 वोटों से आरजेडी सरकार बनाने से रह गई। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब जो उम्मीदवार उतारे हैं उनका भी कुछ वोट बैंक होगा, 1,000, 500, 2,000। ऐसे में तो अगर 1,000 वोट भी तेज प्रताप यादव का कैंडिडेट ले लेता है, मतलब बहुत कम करके कह रहा हूं, तो भी और जीत का मार्जिन कहीं जिस तरह की हमने लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर देखा कि दिल्ली में भी हमने देखा कि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को इतना वोट मिला जिससे कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। तो ऐसे में इंपैक्टफुल हो सकते हैं तेज प्रताप यादव? मुझे थोड़ा सा डाउट है अभिषेक जी, मैं फिर से वही कह रहा हूं, एक नई पार्टी है जिसका कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है, तो किस चीज पे बैंक करेंगे या लोग क्यों वोट देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा बहुत सिंपैथी वोट जरूर मिल सकता है। सिंपैथी वोट इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से उनको पार्टी से निकाला गया, सत्ता से बेदखल किया गया, परिवार से बेदखल किया गया, लेकिन वो सिंपैथी वोट उन तक पहुंचेगी, उनके एक दो आपस नजदीकी के लोगों तक पहुंच सकती है। 44 कैंडिडेट तक उनके सिंपैथी की वेव नहीं पहुंच पाएगी, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। कहीं कहीं जहां उन्हें अच्छे कैंडिडेट मिले होंगे, जिनका अपना पर्सनल वोट बैंक कुछ होगा, उनको इन्होंने सिंबल दिया है, वो वहां से कुछ वोट लेके आ सकते हैं, लेकिन पार्टी के सिंबल पे वोट मिलेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, अच्छा, भाई राघोपुर की सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, जिस तरीके से आरजेडी ने इनकी सीट पर उम्मीदवार उतारा है। लेकिन खास बात यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव पर नौवीं फेल का आरोप आप लोग लगाते हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने डबल MA, वो भी DU से पढ़े हुए कैंडिडेट को वहां उतारा है उस सीट पर। नहीं, अच्छी चीज है अगर एक अच्छा कैंडिडेट उतार रहे हैं। मेरे ख्याल, मैंने वही कहा आपको अभिषेक जी, मैंने कुछ पिछले बयान उनके देखे हैं और जो उनके कदम देखे हैं, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। जैसे अब वो शिक्षा पे बात करते हैं, आप देखिए लगातार बात करते हैं, और इस पे भी वो कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो 9वीं फेल या जो भी बोलिए, उसके खिलाफ एक डबल MA को दिया है, तो एक अच्छा कैंडिडेट दे रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए, उनकी पार्टी के लिए, राघोपुर के लिए, हर किसी के लिए खुशी की बात है। तो अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इनको, मुझे लगता है। वो MY समीकरण को भी नहीं मान रहे हैं, अब कह रहे मुझे तो मतलब हर समुदाय में मैं जा रहा हूं, हर समुदाय का वोट चाहिए, MY समीकरण कुछ नहीं है। देखिए, MY समीकरण कितना टूटेगा ये तो हम लोग को चुनाव में देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है डेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे उन्हीं की जाति के लोग जो अब ये एहसास कर रहे हैं कि जात के नाम पर हम लोग वोट देते आए हैं लेकिन कुछ होता है नहीं, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे, इनफैक्ट एक जो अभी नैरेटिव चला पूरा कि 18% है और उप मुख्यमंत्री हमें ना देके 2.5% वाले को दे रहे हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम्स उसमें नाराज हैं। तो वो हो सकता है AIMIM या दूसरी पार्टियों की तरफ, प्रशांत किशोर या किसी और पार्टी की तरफ देखना शुरू करें। मुझे लगता है चुनाव के नतीजों के बाद ही हम लोग देख पाएंगे कि MY टूटा है या बचा रहा है। मतलब नुकसान तो होगा, कितना नुकसान होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बाकी मैदान में तेज प्रताप यादव भी खुलकर उतर चुके हैं, और जितना मैं उन्हें सुन रहा था, रात को 3-3, 4-4 बजे तक वो जनता के बीच हैं और चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं। कितना इंपैक्टफुल होता है देखने वाली बात रहेगी। मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप तेज प्रताप यादव को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।